हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैपिड फायर सेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमारे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स विद रेफरेंस टू जीडीपी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी विद रेफरेंस टू फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इन्फ्लेशन। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स डिस्कस किए हैं। नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वन थिंग कॉमन अमोंग द यूएस, यूएई, यूके एंड जापान। एक चीज़ जो इन सारी चार कंट्रीज़ में सेम है या पूरी दुनिया की कंट्रीज़ में सेम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो क्या है? वो है पीपल ओवर देयर हैव टू सीक सोल्यूशन टू वेरिड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, हर एक को क्या है, जो उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन उसको ढूंढना है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड ड्यू टू। जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है उसकी शेप किसकी वजह से चेंज होती है? नाउ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है, हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारे पास ये एक्स है और ये हमारे पास है वाई है। ठीक है, तो हम एक्स गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वाई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इसको हम रखेंगे y1 और इसको हम रखेंगे x1। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। अब अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस, कि हम कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन। लेट अस सपोज दैट पहले हम y प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमने y1 प्रोड्यूस किया, इसका मतलब हमने इतनी चीजें सैक्रिफाइस की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x1 गुड्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है एडिशनल गुड्स के लिए हम कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम x प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम x1 प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, तो जब हम x1 प्रोड्यूस करने लगेंगे तो हमें जो है y कम करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, तो अगर हमें एक चीज को बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरी चीज कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चेंज हो गया। तो जो हमारे पास चेंज इन y होता है, जो लॉस हो गया, हमारे पास जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो होती है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब कितना हमारे पास लॉस हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल जो हमने गेन किया x को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है उसका जो स्लोप नीचे की तरफ होता है वो होता है ड्यू टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और जो स्लोप इसका होता है वो होता है कॉन्केव टू द ओरिजिन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या है? implies that consumer wants will be satisfied। तो scarcity का मतलब है कमी, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिर्फ लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अप्लाई होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी अप्लाई होता है और लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी अप्लाई होता है। हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है कंज्यूमर्स वांट विल नॉट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो डेफिनेटली जो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है इसका मतलब यही हुआ कि जो कंज्यूमर है उसकी तमाम वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्कैर्सिटी एंड चॉइस आर इंसेपरेबल। स्कैर्सिटी और चॉइस, कमी और चॉइस बिल्कुल इंसेपरेबल है। ये कहाँ पे है? कंज्यूमर लेवल पे भी होते हैं, प्रोड्यूसर लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। सो इट मीन्स एट ऑल लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, the opportunity cost of 5 kg of wheat produced on a land which can produce 4 kg of rice। हम एक लैंड पे 5 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने बताना है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी जहां पे हम 400 kg राइस प्रोड्यूस कर सकते थे। तो अभी मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी कास्ट ये होती है कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, 400 kg ऑफ राइस जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते थे बट हमने उसको सैक्रिफाइस किया, वो प्रोड्यूस नहीं किया, उसके बदले में हमने 500 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया। इसका मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी 400 kg ऑफ राइस। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव नेचर इन इकोनॉमिक्स। नाउ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो इकोनॉमिक्स जो ओपिनियन देती है कि क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो हमें ये बताती है कि पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। अभी हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है हमने इसमें देखना है कि कौन सी ओपिनियन है, ठीक है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न्ड विद हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे पास एक ओपिनियन है कि हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि गवर्नमेंट को कंसर्न होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो आपस में कब इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखिए ये हमारे पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, इस करो पे तमाम जगह पे एक मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो एक ही प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है, एक ही रेशियो रहेगी, ठीक है। अगर हम एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज हमें कम करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्स को बढ़ाया तो वाई को कम किया, ओके। तो अब ये हमारे पास दूसरी करो है। अब ये दूसरी करो जो है इसके साथ इंटरसेक्ट कब होगी, मतलब जो दूसरी करो है वो पहले के साथ इस तरह इंटरसेक्ट कब होगी, जब हमारे पास जो एक चीज है उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा और दूसरे के लिए फेवरेबल होगा। मतलब प्रोडक्शन कंडीशन रन्स फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, ये बिल्कुल गलत है। प्रोडक्शन कंडीशन टर्न्स अनफेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, दोनों के लिए अनफेवरेबल नहीं होगा, ठीक है, तब भी नहीं होगा। हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है प्रोडक्शन कंडीशन टर्न्स फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड एंड अनफेवरेबल फॉर द अदर। एक कॉमोडिटी के लिए फेवरेबल होगा तो उसकी वही रहेगी और जिसकी कम हो जाएगी वो जो प्रीवियस हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके साथ टच हो जाएगी। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है टोटल मतलब पूरे कंट्री के बारे में, पूरे नेशन के बारे में। सो हियर इकोनॉमिक्स एग्रीगेट यानी कि टोटल इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेगी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एज्यूम दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो भी इसको बोलते हैं, फॉर बटर एंड गन इज ड्रॉन सो दैट इट इज स्ट्रेट लाइन। हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब बताइए इसका क्या मतलब है। अब देखिए ये हमारे पास बटर एंड गन्स है, ठीक है। तो जब नीचे करेंगे तो बिल्कुल दोनों जो बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेम यूनिट ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन। जो हमारे पास सैक्रिफाइस है वो गेन के इक्वल है, दोनों बिल्कुल सेम है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड्स टू शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। हमारे पास जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है ये शिफ्ट कब होगी, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे या टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाएगी या हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी तो उस केस में हो जाएगी शिफ्ट, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा रिसोर्सेज में तब ये नीचे हो जाएगी, ठीक है। बट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी ये इंडिविजुअल पे नहीं है, मैक्रो लेवल पे है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ये भी मैक्रो लेवल पे है। नेशनल इनकम ये भी मैक्रो लेवल पे है। इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट तो ये एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ कंट्री हैज टू अल्टरनेटिव ऑफ प्रोडक्शन। एक कंट्री है उसको दो अल्टरनेटिव है प्रोडक्शन के लिए, एक में 5x प्लस 100y यानी कि 50 यूनिट्स वो x प्रोड्यूस करेगी और 100 यूनिट्स वो y प्रोड्यूस करेगी। और दूसरा अल्टरनेटिव है जिसमें वो प्रोड्यूस कर सकती है 54 यूनिट्स ऑफ x और 94 यूनिट्स ऑफ y विद द गिवन रिसोर्सेज। इफ कंट्री चूजेज द सेकंड अल्टरनेटिव, अगर लेट अस सपोज दैट जो कंट्री है उसने ये वाला जो सेकंड अल्टरनेटिव इसको चूज किया, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो इसके लिए हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है चेंज इन y मतलब लॉस कितना हुआ अपॉन चेंज इन x यानी कि गेन कितना हुआ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लॉस को देखेंगे।
पहले 100 यूनिट्स ऑफ वाई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम करेंगे 98, इसका मतलब 2 का लॉस हो गया, तो हम लिखेंगे 2y अपॉन, ठीक है। उसके बाद 50 यूनिट्स x हम प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम करने लगे 54 यूनिट्स x, मतलब गेन जो वो 4 का हुआ, तो हमारे पास हो गया 4x, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 50x और यहाँ पे देखते हैं 54x, तो फटाफट से लिखते हैं 4x, बट ये नहीं है, इसका फार्मूला प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने समझाया वैसे ही करना है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, यह हमें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा, ठीक है। इसमें कोई सजेशन नहीं होती है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ फूड एंड क्वांटिटी परचेज्ड। तो ये एक एनालिसिस कर रहा है प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट में कोई चीज हो रही है, तो दिस इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बाकी को ऑप्शंस को देखेंगे, डिटरमाइन हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी ग्रांटेड, कितनी इनकम ग्रांट होनी चाहिए, ठीक है, तो ये एक सजेशन है, ठीक है। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, हम डिसाइड करेंगे कि आउटपुट ऑफ इकोनॉमी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये भी सजेशन है। इसमें सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस को बोलता है वो हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू। नाउ हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब जो व्हाट टू प्रोड्यूस है, मतलब हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो ये किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज है उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे एलोकेट करें कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्या हम मशीन प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, अमीर है उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, गरीब है उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब ये हो कि हमने एलोकेट करने हैं रिसोर्सेज को। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन इज नोन एज। ऐसे स्टेटमेंट जो कोई भी सजेशन ऑफर नहीं करते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो सजेशन प्रोड्यूस करती है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आउटपुट मीन्स डैश डैश अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर हमारे पास गिवन आउटपुट है उसको कोई भी स्टेट नहीं किया कि ये क्या है, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस आउटपुट एट मार्जिनल मार्केट प्राइस। बिकॉज ग्रॉस आउटपुट इसलिए आएगा कि जो आउटपुट हमने कैलकुलेट किया उसके अंदर हम तमाम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे, तो वो सारा जो है मार्केट प्राइस पे भी आता है, ठीक है, और ग्रॉस में भी आता है। ओके, तो जब भी आउटपुट आपके पास गिवन है उसके ऊपर कोई भी स्टेट नहीं किया है कि ये क्या है, तो इसका मतलब वो आउटपुट क्या है, ग्रॉस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। अगर फैक्टर कॉस्ट ज्यादा हो एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस, तो इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो जाते हैं और माइनस हो जाती है सब्सिडीज जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो वो बनती है मार्केट प्राइस। अब देखिए, जब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों इक्वल होंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, तो उस केस में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया पहले ही। अब हमारे पास है ये दो ऑप्शन। अब देखिए, जब हमारे पास जो पॉजिटिव वाला है इनडायरेक्ट टैक्स ये बड़ा होगा, ठीक है, तो उस केस में जो मार्केट प्राइस है वो ग्रेटर होगी, बिकॉज वो जो बड़ा है वो पॉजिटिव चीज़ किसी में ऐड हो रही है, तो जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये हमारे पास 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 करोगे, ठीक है, तो आपके पास 4 बनेगा। बट अगर आपके पास ये जो 2 है ये यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, ठीक है, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। जो इक्वलिटी पहले थी अब वो छोटी हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो यहाँ पे प्लस में स्टेटमेंट है, अगर ये नेगेटिव हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सब्सिडीज, ठीक है, तो ये नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस छोटे होंगे एज कंपेयर टू सब्सिडीज, तो हमारे पास जो फैक्टर कास्ट है वो ग्रेटर हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, and Indian farmer produces wheat without incurring cost of input sells for Rs 1000।
एक फार्मर है इंडिया के अंदर, उसने व्हीट प्रोड्यूस की, बट उस प्रोडक्शन पे उसको कोई भी खर्चा नहीं आया, ठीक है, मतलब 1000 जो उसको उसने बेचा वो सारा का सारा उसका प्रॉफिट है, ठीक है। फिर क्या किया, जो व्हीट फ्लोर है, जो ग्राइंडिंग मशीन है, उसने उसको खरीदा और उसने उसको फ्लोर प्रिपेयर किया और उसने उस फ्लोर को, उस आटे को बेचा 1200 में बेकर्स को, ठीक है। फिर बेकर ने ब्रेड प्रिपेयर किए और उसने जो है कंज्यूमर को बेचा 1600 में, ठीक है। अब हमने बताना है कि वैल्यू एडेड कितना हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हमने बताना है प्रॉफिट कितना हुआ हर एक लेवल पे। पहले प्रॉफिट हुआ था 1000, ठीक है, तो हम करेंगे 1000 प्लस उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ था वो होता 1200 को, बिकॉज जो फ्लोर मिल था उसने 1000 का खरीदा और आगे बेचा उसने 1200 का, मतलब 200 उसको प्रॉफिट हुआ। प्लस अब जो बेकर वाला था उसने ब्रेड प्रिपेयर किए और उसने कंज्यूमर के बेचे 1600 को, इसका मतलब 400 का उसको प्रॉफिट हो गया, तो हो गया 400 का, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1000, 12 एंड 1600, ठीक है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब एक चीज इसमें याद रखिएगा, आप डायरेक्ट जो बड़ी रकम है उसको आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, आप इसको ऐड करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइनल गुड्स। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है फाइनल गुड्स के लिए। अब देखिए, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो रेडी फॉर कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, उनका हम रीसेल नहीं करते हैं, ना ही वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल गुड्स सेटिस्फाई द वांट ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। चाहे जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर के पास चला जाए या कंज्यूमर के पास चला जाए, तो उनकी जो अल्टीमेट वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाती है और इनकी डायरेक्ट डिमांड होती जाती है, ठीक है। जो फाइनल गुड्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, जो फाइनल गुड्स है वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में नहीं चले जाते हैं। इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या इंक्लूड होगा इन चार ऑप्शंस में। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है जो हम पेमेंट करते हैं एम्प्लॉयड को अगेंस्ट द आउटपुट जनरेटेड बाय हिम। जो वो काम करते हैं, जो वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसके बदले में उनको जो कंपनसेशन मिलता है उसको हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला वाला है डियरनेस ऑफ अलाउंसेस, जो अलाउंसेस एम्प्लॉय को मिलते हैं तो वो कंपनसेशन एम्प्लॉइज में आता है। सो हियर ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो है टूल्स गिवन टू एम्प्लॉय, तो टूल्स जो है उसका बदला नहीं होता है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो वो कोई और कंपनी इसको देती है जहां वो काम करता है, जो यहाँ पे उसने प्रोडक्शन की उसके बदले में इसको नहीं मिलता है ये। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू प्रोविडेंट फंड, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है प्रोविडेंट फंड में, ये भी उसका बदला नहीं होता है। सिर्फ ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कमोडिटी सर्विस मेथड इज अनदर नेम फॉर। जो कमोडिटी सर्विस मेथड है ये हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। सो अदर नेम ऑफ कमोडिटी सर्विस मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ना हमारे पास गिवन ऑप्शन है, हमने देखना है कि जो एक्सपेंडिचर हमने किया उससे किस में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो देयर विल बी कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। न्यू फ्लैट्स खरीदेंगे तब भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा, न्यू हाउस खरीदेंगे तब भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा। बट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, शेयर एंड डिबेंचर्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करेंगे उससे कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पीयूष मदर इज अ टीचर, ठीक है, पीयूष की मदर टीचर है और शी टीचेस पीयूष, उसने अपने बेटे को भी पढ़ाया। हाउ वुड यू ट्रीट दिस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब जो पीयूष की माँ है वो टीचर है, ठीक है, बट वो अपने बेटे को पढ़ा रही है, तो अपने बेटे को वो एज ए टीचर नहीं पढ़ाएगी बल्कि एज ए माँ पढ़ाएगी, ठीक है। तो जो माँ है उसकी जो इनकम है, उसका जो कंट्रीब्यूट है वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज हम उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, इट विल नाइदर बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, ना ही ये डोमेस्टिक इनकम, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो माँ हो, उसका कंट्रीब्यूशन ना ही डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होता है ना ही नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है हमने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखिए लास्ट से फर्स्ट की तरफ आते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, जीडीपी फैक्टर कास्ट पे, तो एनडीपी एट फैक्टर कास्ट
प्लस डेप्रिसिएशन। एन को हमने कन्वर्ट करना है जी में, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एनडीपी एट फैक्टर कास्ट और एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं और प्लस करनी है सब्सिडीज। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी। अब यहाँ पे एन जो है डी में बना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्टरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको माइनस किया, नेशनल में से जब फैक्टरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे तो वो डोमेस्टिक बनेगा, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, वो है एनएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। जब हम जी में से ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं उस केस में वो एन बन जाए, नेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने प्लस किया है, इसका मतलब द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कास्ट। जो बेसिक डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट में वो क्या है, वो हमारे पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो इसमें ये दोनों ऑप्शन आएंगे, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इनको इसको या इसको टिक कर देते हैं। इसको नहीं आएगा बट इसमें आएगा बिकॉज इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया की कौन सी एग्जाम्पल है। अब देखिए, फॉरेन वर्कर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब जितना भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर है, तो बाहर के जितने भी यहाँ पे काम करेंगे वो कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट में गिना नहीं जाएगा। ठीक है, वहाँ जो जहाँ के हैं वो वहीं रहेगा। चाहे बाहर की एम्बेसी भी यहाँ पे काम कर रही हो तो वो भी वहीं के माने जाएंगे। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये भी है इंडिया के अंदर लोकेट है, तो जहाँ के एम्प्लॉय काम करेंगे वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो एम्बेसी जितनी भी बाहर की इंडिया में है जहाँ के वो हैं उन्हीं का माना जाएगा। अब एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसी तरह से अब अगर यहाँ का कोई एम्बेसडर बाहर है तो वो भी इंडिया का ही माना जाएगा, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेशनल इनकम इंक्लूड्स। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होती है बिकॉज इट जस्ट ट्रांसफर पेमेंट होती है। मनी सेंट बाय NRI टू हिज फैमिली इन इंडिया, जो बाहर कोई काम कर रहा है वो अगर अपनी फैमिली को पेमेंट करेगा तो वो सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट होगी, वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। वो इंक्लूड होगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो वो बाहर कमाएगा, ना कि जब वो पैसे सेंड करेगा। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे ट्रांसफर पेमेंट इंडिया के अंदर अंदर हो या बाहर से हो, तो उसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। सो हियर नन ऑफ दिस, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेशनल इनकम रेफर्स टू। नेशनल इनकम क्या कहते हैं, फैक्टरल इनकम्स ओनली, तो डेफिनेटली जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनकम जनरेट करते हैं उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, डेफिनेटली ठीक है, हम नेशनल इनकम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री लेते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर रहते हो। द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक इनकम उसको हम प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये भी ठीक है। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स GDP एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। जो GDP होता है वो उसको हम प्रॉपरली एप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं कहते हैं। मतलब जैसे GDP इंक्रीज हो गया किसी कंट्री में तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस कंट्री में वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, हाँ, हमारे पास जो रियल GDP है उसको हम एप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर लेते हैं, बट ओवरऑल जो GDP है उसको हम एप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं लेते हैं। क्यों, बिकॉज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जितने भी हमारे पास नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, या मदर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो भी मतलब अपनी खुशी के लिए जो काम होते हैं जिनका कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, जिनमें पैसे नहीं होते हैं, आप किसी को हेल्प करते हो, ठीक है, उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, तो ये GDP इंक्लूड नहीं करता है। एक वजह ये हो गई। दूसरे हो गए एक्सटर्नलिटीज, जितने भी एक्सटर्नलिटीज होती है चाहे वो घाटा हो या फायदा हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो उस पोल्यूशन पे कितनी पेनल्टीज होनी चाहिए थी, वो GDP इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, वहां से पता चलता है वेलफेयर कितना हो रहा है।
कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, उसके बाद जो जीडीपी निकला, जो नेशनल इनकम आई, उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आइदर वो सारे अमीर के लोगों के पास जा रही है या गरीबों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसके बारे में भी जीडीपी बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब जीडीपी को हम एक इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं कहते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रियल नेशनल इनकम मींस, जो रियल नेशनल इनकम है इसका मतलब क्या है। तो रियल नेशनल इनकम का मतलब है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, या इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो सर्विसेज हम खुद के लिए करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए अपने घर के लिए करती है या हाउस वाइफ अपने घर के लिए करती है, उन सर्विसेज को हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर मार्केट वैल्यूज ऑफ सच सर्विस। इनकी हम मार्केट वैल्यू नहीं बता सकते। तो यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, और जो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे खुद कंजप्शन के लिए, उनको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फार्मर अपने लिए चावल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उनको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे, बिकॉज उनकी हमें मार्केट वैल्यू पता चलेगी कि इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट है। इफ नेशनल इनकम राइजेस, अगर नेशनल इनकम राइज होगी पर कैपिटा इनकम मस्ट आल्सो राइज, तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता है। हो सकता है कि जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, बट वो ज्यादा जो है रिच के पास चला गया, अमीर अमीर लोगों के पास चला गया, जो गरीब है उनके पास वही का वही रह गया। ठीक है, इफ पॉपुलेशन राइजेस पर कैपिटा इनकम मस्ट फॉल, तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है वो राइज हो गई, उसके साथ साथ नेशनल इनकम की राइज भी हो गया, ठीक है, तो जो पर कैपिटा इनकम है वो भी राइज हो गया। ओके, उसके बाद इफ नेशनल इनकम राइजेस वेलफेयर ऑफ द पीपल मस्ट राइज, तो नेशनल इनकम जब राइज होगी तो फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात होगी कि किस तरह से वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, सो हियर डी ऑप्शन दैट इज नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शुगर परचेज्ड बाय स्वीट शॉप इज अ, एक जो स्वीट शॉप है वो शुगर खरीदता है, तो उस केस में वो होगी इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज उसने शुगर को आगे फर्दर प्रोडक्शन करनी है, उससे और प्रोडक्शन करनी है, तो इंटरमीडिएट गुड्स होगी। उसके बाद उसी शुगर को जब एक फाइनल कंज्यूमर खरीदेगा तो तब वो बनेगा फाइनल गुड्स। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूड होता है, तो जहां पे भी आप जी देखोगे तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे GNP एट मार्केट प्राइस है, इसका मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। जब गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा गवर्नमेंट के माइंड में रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हम इनकम एंड वेल्थ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डेफिनेटली ये एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल ये भी ठीक होता है, और GDP ग्रोथ, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स विच इज। तो प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो ज्यादा चार्ज होता है विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, सो चार्ज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज इंक्रीज्ड। जब एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू रिग्रेसिव टैक्स। तो रिग्रेसिव टैक्स जो क्या होता है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो जाती है। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर इज कॉल्ड। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट किया जाएगा दूसरे के ऊपर, जिस तरह से कॉमोडिटीज के ऊपर लगता है वो फैक्ट्री वालों के ऊपर लगता है, बट वो हमारे ऊपर उसको शिफ्ट कर देते हैं, कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। हमारे पास जो गिवन टैक्स है इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। एक्चुअल में ये सॉरी हाँ डायरेक्ट टैक्स नहीं है ये। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है यहाँ पे करेक्ट किया, यहाँ पे नॉट है। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स डायरेक्टली हमें पे करना पड़ता है, सेल्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी हमें डायरेक्टली पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज उन कॉमोडिटी के ऊपर लगता है जो कि विद इन द कंट्री प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, और उसका हमें पे करना पड़ता है। और यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी
ये भी आएगा। और कस्टम ड्यूटी उस टैक्स को कहते हैं जो कि कोई हम इंपोर्ट करते हैं चीज़, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। तो ये क्वेश्चन गलत है। इसमें ये दो जो हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और ये दो हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल डिफेंस इन इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज। जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है वो किस में इंक्लूड किया जाता है ना? जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो ना ही कोई एसेट क्रिएट करता है, ना ही कोई लाइबिलिटीज रिड्यूस करता है। यानी कि जो सैलरीज हम पे करते हैं डिफेंस पर्सनल्स को, या उनका जो खाना पीने का सामान है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं वो आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और जो हम मशीन्स इक्विपमेंट्स खरीदते हैं डिफेंस पर्पज के लिए वो आएगा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डेफिसिट बजट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज। नाउ डेफिसिट बजट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो गवर्नमेंट बजट का एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होता है और जो इनकम है यानी कि रेवेन्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मोर देन इट्स बजट रिसिप्ट, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हम रिसीव कम कर रहे हैं। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जितना भी एक्सपेंडिचर किया और माइनस जितना भी रिसिप्ट किया अदर देन बोरिंग्स। बोरिंग्स को हम निकाल देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है, वो इसको बोरिंग भी कर देते हैं, और मैं बताता हूं कि उनको कंफ्यूजन क्यों होती है। बिकॉज जो फिस्कल डेफिसिट है वो बताता है बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो उनको ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि फिस्कल डेफिसिट में बोरिंग भी इंक्लूड हो जाती है, बट हम जब टोटल रिसिप्ट नेगेटिव करते हैं उस केस में बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने डेटा लिया है इकोनॉमिक सर्वे 2018 एंड 19 में से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डेटा गिवन है इसको मैंने कैलकुलेट किया, इसका फिस्कल डेफिसिट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका फिस्कल डेफिसिट देखिए, हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रिकवरीज ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास ये हमारे पास जो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज हैं यानी कि 6,34,398, तो ये मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ बाकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इन सब को मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे इसको मैंने कैलकुलेट किया है। अब देखिए जब हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं, बोरिंग को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें गवर्नमेंट को कितना लोन लेना पड़ेगा, कितना बोरो करना पड़ेगा, जो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आया था। ठीक है, जो फिस्कल डेफिसिट आया है उसको खत्म करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया। अब जो हमने बोरिंग नेक्स्ट ईयर की थी वो भी गिवन थी यहाँ पे। ठीक है, वो भी गिवन थी और वो बोरिंग बिल्कुल इसी के इक्वल थी, जो फिस्कल डेफिसिट आया था वो उसी के इक्वल थी। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है ये एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, और फिस्कल डेफिसिट हमें बताना है कि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने कितना बोरो करना है। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज। जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमें बताता है टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन डेफिसिट इन बजट बी फाइनेंस्ड। हमारे पास गिवन ऑप्शन है, इनमें से हमने किस तरीके से जो हमारे पास डेफिसिट होगा बजट के अंदर उसको फाइनेंस करेंगे। तो बोरिंग फॉर आरबीआई, आरबीआई से हम बोरो करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और बोरिंग फ्रॉम पब्लिक, और पब्लिक से भी हम बोरो कर सकते हैं। सो हियर ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 3500 एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 500, फाइंड द फिस्कल डेफिसिट। नाउ प्राइमरी डेफिसिट भी फिस्कल डेफिसिट होता है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट होता है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम प्राइमरी डेफिसिट के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूड करेंगे तो वो फिस्कल डेफिसिट बनेगा। सो हियर 3500 प्लस 500, तो ये हमारे पास बनेगा 4000। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बोरोइंग्स आर इक्विवेलेंट टू। अब जो बोरोइंग है यानी कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो करना है, कितना उधार लेना है, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है फिस्कल डेफिसिट, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। नाउ सरप्लस बजट वो बजट होती है जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम है और उसकी जो इनकम है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो ज्यादा है। ठीक है, तो वो किस केस में होता है? वो होता है जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करनी है, यानी कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करती है और टैक्सेस ज्यादा लेवी करता है, जिससे उसका रेवेन्यू और ज्यादा होता है। वो इसलिए करती है बिकॉज वो चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी आई। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, हमने बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो बजट होती है, जब बजट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो आगे आने वाले साल में कितना रिसिप्ट आएगा, कितना हमारा रेवेन्यू आएगा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल इतना रेवेन्यू आएगा। ठीक है, और हमने इस साल कितना एक्सपेंडिचर करना है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में क्या है? एक्चुअल रिसिप्ट। तो एक्चुअल हम नहीं बताते हैं कि इतना आना चाहिए, बल्कि हम एक प्रेडिक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, इट ऑफर्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट। तो अचीवमेट के बारे में नहीं होता है इसके बारे में। ठीक है, पिछले 5 ईयर्स हमने क्या किया। ठीक है, इट इंडिकेट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करता है। सिर्फ जो बजट होती है वो स्टेटमेंट होती है कि एक्सपेंडिचर इस साल कितना होगा और हमें जो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है वो कितनी आएगी। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट मींस। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नाउ डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है अपनी एसेट को बेचती है। तो फिक्स एसेट को बेचती है, अपनी बिल्डिंग्स वो भी एसेट है उनको बेचती है, या सेलिंग ऑफ शेयर्स जो बेचती है, यानी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जो हमारे पास शेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ONGC में गवर्नमेंट का शेयर 60% था। ठीक है, तो जब उसको वो बेचेगी इसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। अगर उसको वो इंक्रीज करेंगी, पहले 60% शेयर था अब 70% हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गई। 60% था, 60% से कम 50% आ गया, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे पास जो गिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है हमने बताना कि ये किस रिलेटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। नाउ इट रेफर्स टू इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज करने के लिए, बट इट रेफर्स टू लॉन्ग एंड सस्टेन्ड राइज इन रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर जो है इंक्रीज हो गया GDP, लेकिन दूसरे साल फिर पीछे आ गया, डिक्रीज हो गया, तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ काफी लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए और सस्टेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, इन द रियल GDP। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस जो वेलफेयर होता है सोसाइटी का, उसके बारे में बात होती है। सो यहाँ पे आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। जो क्वालिटी चेंजेस होनी चाहिए, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुअर एंड रिच के बीच में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट थर्ड वर्ल्ड रीजन। ना थर्ड वर्ल्ड रीजन बहुत सारे नाम होते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड रीजन भी कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लैटिन अमेरिका ये डेवलपिंग आएगी, यानी थर्ड वर्ल्ड रीजन आएगा। एशिया एंड अफ्रीका ये भी हमारे पास डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग रीजन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया जो हमारे पास है डेवलप कंट्री है, डेवलप रीजन है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड रीजन है उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी सीन बाय एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम किस तरह से देखते हैं? हमारे पास गिवन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो भी कहते हैं, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है। अब जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, यह हमें बताती है कि विद द गिवन रिसोर्सेज हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जब इसके अंदर आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, हमारे पास जो आउटपुट है वो अब इंक्रीज होगा। ठीक है, तो शिफ्ट इन आउटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो हमें बताएगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू W रॉस्टो द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो W रॉस्टो था वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, उसने बताया था
कि जो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें 5 स्टेजेस आती है, सॉरी जो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारे पास कितनी है, 5 स्टेजेस है। और वो स्टेजेस क्या थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, डिवाइन टू मैच्योरिटी एंड एज ऑफ मास कंजप्शन। ये अकॉर्डिंग टू अरास्टो थी 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई भी डेफिनेट जो है ग्रोथ नहीं है, उसके जो स्टेजेस नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो क्या है ना। जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नैरो है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है प्लस वेलफेयर भी उसके अंदर आता है। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है which growth model inspired the use of capital output ratio for the development planning। now capital output ratio होता है कि हमारे कितने कैपिटल्स, कितने फिक्स फैक्टर लगते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि कितनी मशीनें हमें लगेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, तो ये जो मॉडल था वो दिया था हैरोल्ड डोमर मॉडल ने। ठीक है, तो दिस इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है with economic growth the proportion of labor forces engaged in agriculture। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी इसका मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, तो जो लेबर्स एग्रीकल्चर पे काम करते हैं वो वहां से शिफ्ट हो जाएंगे और इंडस्ट्रीज की तरफ जाएंगे और टेरिटरी सेक्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन अ सेंट्रल प्लेस बाय शम्पीटर इन हिज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ना शम्पीटर ने जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी उसने हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है कौन से सेंट्रल रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल बोला था। तो अकॉर्डिंग टू शम्पीटर रूल ऑफ इनोवेशन, अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, तो रूल ऑफ इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसके कंट्रीब्यूशन के अंदर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन, जो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे बेस्ड था। तो वो भी मॉडल किस था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। हायर लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी कैपिटल, तो ये बिल्कुल गलत है बिकॉज कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलता है कि कितने कैपिटल हम लगा सकते हैं, यानी कि कैपिटल अपॉन आउटपुट, कितना कैपिटल हम यूज करेंगे फॉर आउटपुट। तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, यानी कि जितने हम कम कैपिटल यूज करेंगे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए वो बेहतर होगा। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी हमारे पास है COR यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। तो डेफिनेटली हमें पता चलता है कैपिटल आउटपुट रेशियो से कि इकोनॉमी के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, सो बी ऑप्शन दैट इज ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इंडिया अडॉप्टेड दिस ग्रोथ स्ट्रेटेजी आफ्टर इंडिपेंडेंसी, और दूसरी है कि इंडिया ने अडॉप्ट की 7th 5 ईयर प्लान पे। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी मतलब कुछ सेक्टर्स ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया ने 2nd 5 ईयर प्लान में जो हैवी इंडस्ट्रीज थे उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया था डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंसी से ही अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी यूज की थी। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ था 1990s में, और इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। वो है पैरामीटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, अचीवमेंट एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है, सॉरी एजुकेशन अचीवमेंट इंडेक्स, और लास्ट वाला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है कहाँ पे, सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यहाँ से हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा, जो सिर्फ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के ऊपर होता है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट
सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे होगी तो वो वेलफेयर पे होगी. इट मीन्स दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, मिल्ड इन्फ्लेशन इज अ ग्रीसिंग द व्हील ऑफ कॉमर्स. नो, जो मिल्ड इन्फ्लेशन है जिसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी प्राइस इंक्रीज होती है, तो ये इसको हम कहते हैं ग्रीस फॉर द व्हील ऑफ. जिस तरह से हम ग्रीस करते हैं व्हील्स के अंदर या मशीन के अंदर, तो उससे मशीन का बहुत फायदा होता है. इसी तरह से जो मिल्ड इन्फ्लेशन है वो भी इकोनॉमी के अंदर बहुत फायदेमंद होता है. तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. उसके बाद, हाई इन्फ्लेशन विल लीड्स टू इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर इफ इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट. नाउ जब इन्फ्लेशन बहुत तेज हाई होगा तो इसका मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. अगर हमारी इनकम कांस्टेंट रहेगी तो हम कम खरीद सकते थे. अगर पहले हम 100 रुपए का 10 किलो चावल खरीद सकते थे, अब जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसी 100 रुपए में सिर्फ 5 किलो खरीद सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी अगर हमारे पास इनकम कांस्टेंट रहेगी. तो ये वाला बिल्कुल गलत है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज काज्ड बाय इंक्रीज इन द डिमांड ड्यू टू इंक्रीज्ड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तब जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, खर्च करेगी, तो उससे इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तो उस वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. सो हियर ये वाला भी ठीक है, तो पहला और तीसरा ठीक है. सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद. इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होती है मतलब आउटपुट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो देयर विल बी इन्फ्लेशन. ठीक है, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ राइज इन जर्नल लेवल ऑफ प्राइस मे बी काज्ड बाय. एक जब हमारे पास एक जर्नल इंक्रीज हो जाता है प्राइस लेवल के अंदर, यानी कि इन्फ्लेशन हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है. एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, तो डेफिनेटली जब काफी ज्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा. अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, और आउटपुट के अंदर डिक्रीज होगा, बिकॉज प्राइसेस तब इंक्रीज हो जाएंगी जब सप्लाई हमारे पास कम हो जाएगी और डिमांड हमारे पास ज्यादा आ जाएगी. तो ये वाला भी ठीक है. एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, तो अभी हम बात कर रहे थे, तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब 1 2 3. सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट. सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लेशन के अंदर इफेक्ट होता है. हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या चीज है कि जिससे इन्फ्लेशन काफी तेज हो जाता है, वो होता है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ऑफ बजट डेफिसिट. जब हम बजट डेफिसिट को, यानी कि जो हमने ज्यादा एक्सपेंडिचर किया था और रेवेन्यू कम कलेक्ट किया, जो उसके अंदर गैप रहा, अब हमने बोरो करना था, बोरोइंग के बदले में हमने न्यू मनी को क्रिएट किया, एक नए पैसे क्रिएट करे, तो उससे जो इन्फ्लेशन है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आउटपुट वही रहेगा और जो पैसे सप्लाई हो जाएगी वो काफी ऊपर हो जाएगी. ठीक है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत राइज हो जाएगा. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन होता है जर्नल इंक्रीज इन प्राइस लेवल. ठीक है, तो जर्नल इंक्रीज इन जर्नल डिक्रीज इन प्राइस लेवल होता है डिफ्लेशन. ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बहुत सारे बच्चे इसको डिसइन्फ्लेशन लिख देते हैं, बट डिसइन्फ्लेशन जो होता है वो रेट जिससे इन्फ्लेशन अभी मतलब डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, तो ये इसका नहीं आएगा, सिर्फ इसका डी आएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोमिना दैट लीड्स टू कास्ट पुश इन्फ्लेशन. हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है, इसमें से कौन सा रीजन है जिससे कास्ट पुश इन्फ्लेशन होता है. नाउ हम डी से ए की तरफ आते हैं. इन अ सिचुएशन व्हेन नेशन एक्सपीरियंस वेरी हाई एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, जब काफी तेजी से इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा होगा तो उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ना कि कास्ट प्लस इन्फ्लेशन. इट इज अ सिचुएशन कास्ड बाय इंक्रीजिंग इन प्राइसेस ऑफ आउटपुट लाइक लेबर रॉ मटेरियल. तो जब लेबर और रॉ मटेरियल मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब कास्ट इंक्रीज हो जाएगी, और कास्ट के इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो गया. इट मींस दैट दिस इज अ कास्ट पुश इन्फ्लेशन. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बी ऑप्शन पे आते हैं हम. इट इज अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन द इन्फ्लेशन विद द डिप इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. जब इन्फ्लेशन होगा यानी कि प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होंगी और साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी, जो कि एग्जैक्ट सिचुएशन आज इंडिया के अंदर है. इंडिया में आप देख रहे होंगे कि आज प्राइसेस काफी हाई हैं बट हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो ग्रोथ है वो बंद पड़ी हुई है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन. ठीक है, सो बी ऑप्शन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन. उसके बाद जो पहला ऑप्शन है वो है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी
आउटपेसेस एग्रीगेट सप्लाई। तो जब एग्रीगेट डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू सप्लाई तो उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो हमारे पास जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो सी वाले को कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन्फ्लेशनरी गैप राइजेस टू एग्जिस्ट व्हेन। तो इन्फ्लेशनरी गैप कब एग्जिस्ट करेगा? हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है रियल जीडीपी, एक है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी है कि हम एक्सपेक्ट कितना करेंगे, हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे जीडीपी होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ये मैंने लिया है इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिकेशन से, ठीक है। वो डिफाइन करते हैं पोटेंशियल जीडीपी को एज द लेवल ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। ये एक डिटरमाइन करते हैं, एक बाउंड्री लाइन ड्रा करता है कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं और हो सकता है हम उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है। और जब हमने रियल जीडीपी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जितनी हमारी कैपेसिटी थी, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशनरी गैप हुआ। तो ए ऑप्शन का मतलब है इन्फ्लेशनरी गैप। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे आपको होगा डिफ्लेशनरी गैप तो जब हमारे पास रियल जीडीपी यानी कि जो हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया, जो हमारे पास एक्चुअल जीडीपी है वो कम होगा पोटेंशियल जीडीपी से, तो उस केस में होगा डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? नाउ कोर इन्फ्लेशन होता है जब सारी गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, गुड्स की सर्विसेज की, बट हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं फॉर फूड्स एंड एनर्जी सेक्टर के उनके प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इट रिप्रेजेंट्स प्राइसेस इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड्स प्राइसेस आर्टिकल्स फ्रॉम फूड एंड सर्विस एनर्जी सेक्टर। जो फूड एंड एनर्जी सेक्टर है उनकी प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो और बाकी तमाम गुड्स एंड सर्विस उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उसको हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोमिना दैट लीड्स टू डिसइन्फ्लेशन। नाउ डिसइन्फ्लेशन अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, a slowdown in the rate of increase of the general level of prices of goods and services। जो एक जर्नल इंक्रीज हो रहा था उसके अंदर जो स्लो डाउन हो गया, कमी हो गया, उसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो क्या होते हैं इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच। इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब पहले आप 100 रुपये का एक पेन खरीदते थे लेकिन अब जो है उसकी प्राइस काफ़ी हाई हो गई है तो 100 रुपये की कोई कीमत नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब 100 रुपये में आप एक पेन भी नहीं खरीद सकते। जैसे हम बात करते हैं कि 100 आज 10 रुपये में कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू आज से 10 साल पहले की बात करोगे तो 10 रुपये में बहुत चीज़ें आ जाती थी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सी क्लास अफेक्ट नहीं होगी, बैडली इफेक्ट नहीं होगी इन्फ्लेशन से, बल्कि इन्फ्लेशन से उनको फायदा होगा। तो वो हमारे पास है सिर्फ बिजनेस क्लास, क्योंकि जब प्राइसेस हाई हो जाएंगी तो उनको बहुत सारा रेवेन्यू आ जाएगा एज कम्पेयर टू पेंशनर क्लास। तो पेंशन बेचारे को फिक्स है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। क्रेडिटर क्लास जिसने किसी को लोन दिया था, ठीक है, अब वो उसको लोन रिसीव करेगा तो उसकी जो मनी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसको भी फायदा नहीं होगा। और कंज्यूमर क्लास को तो सबसे ज्यादा घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेगेटिवली इफेक्ट नहीं कर रही है वो सिर्फ बिजनेस क्लास है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु कंपेयर्ड द इन्फ्लेशन विद द रोबर। इन्फ्लेशन को एक रोबर की तरह कंपेयर किया, एक चोर की तरह कंपेयर किया। तो वो किस राइटर ने किया था? वो किया था प्रोफेसर ब्रह्मांड एंड वकील। जो प्रोफेसर ब्रह्मांड था एंड वकील था उसने इन्फ्लेशन को कंपेयर किया था एज अ रोबर। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज एडेप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। हमारे पास गिवन ऑप्शन है, इनमें से किसको यूज किया जाता है अगर हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेंगे? रिडक्शन इन बैंक रेट तो बिल्कुल अपोजिट है, बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है। रिडक्शन इन रिपो रेट ये भी बिल्कुल अपोजिट है, इंक्रीज हो जाता है रिपो रेट के अंदर भी। उसके बाद इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये भी बिल्कुल अपोजिट होता है, बल्कि कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जाता है अगर हम चाहते हैं इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस ईयर फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर हम चाहते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पे हम इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे तो उसके लिए बेस ईयर प्राइस जो है वो 2011-12 है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
तो ये थे हमारे पास 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।